तो भाइयों ये है इस मांगा का चैप्टर नंबर 21 और हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 6, जहाँ पर चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। हमें हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कि मेन सीन पर आने से कुछ टाइम पहले किसी चीज के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पर पास्ट में उस ओल्ड मैन ने हमारे एमसी से पूछा था तो मैं डिमोनिक क्यूआई के बारे में क्या लगता है, जिसकी बात को सुनकर हमारा एमसी उसे जवाब देते हुए कहता है डिमोनिक क्यूआई तो एक काफी खतरनाक सी स्ट्रेंथ होती है। हालांकि यह एक ऐसी स्ट्रेंथ भी है जो कि किसी पर्सन की ह्यूमैनिटी तक को डिस्ट्रॉय करके रख सकती है, वो भी सिर्फ अपनी ऑरा की मदद से। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में, क्योंकि आखिरकार इस पर इतनी ज़्यादा स्टडी भी तो नहीं की गई है और यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन की काफ़ी ज़्यादा ही कमी है इसके बारे में। तभी वह ओल्ड मैन भी हंसते हुए कहता है यह तो काफ़ी आम गलतफहमी है। आखिर कैसे एक मार्शल आर्टिस्ट अपने क्यूआई को कंट्रोल करता है? डिमोनिक क्यूआई उससे एकदम डिफरेंट है। इस एनर्जी का ओरिजिन इस वर्ल्ड से नहीं है जिसमें तुम रहते हो। यह एक ऐसी चीज है जिसे मॉर्टल्स तो ऑब्जर्व करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते, और एक ऐसी एनर्जी जो कि आउटर यूनिवर्स में फ्लो करती है। डिमोनिक क्यूआई हमारी यूनिवर्स को कंज्यूम करती है, तोड़ती है, फाड़ती है और रियलिटी को डिस्ट्रॉय करती है। उस टाइम पर उसकी बात को सुनकर तो हमारा एमसी भी चौंक जाता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वह उस मास्क को पहनते हुए भी मन में सोच रहा होता है डिमोनिक क्यूआई। हाँ, उसकी आंखें भी टोटली ब्लैक कलर में चेंज हो चुकी होती हैं और काफी जोरों से हंसने लगता है। सारे ही लोग उसकी हंसी को सुनते के साथ ऊपर की ओर देखने लगते हैं उसकी प्रेजेंस को महसूस करने के बाद। एमसी भी डेविलिश लुक में कहता है पर्दा उठ चुका है। ग्युमजो भी उसी तरफ देखती है और वहाँ की डार्कनेस को देखकर मन में सोचती है आखिरकार यह डार्कनेस कैसी, और ऐसा क्यों लग रहा है कि ये फ्लेम्स भी डार्क होती जा रही हैं, और आखिर मुझे इससे इतना डर क्यों लग रहा है। इन सारी चीजों को रियलाइज करने के बाद वह भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने ही लड़कों पर चिल्लाते हुए कहती है तुम पागल लोगों यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, आगे बढ़ो, फाइट करो, अगर कोई भी यहाँ से भागा तो वह मारा जाएगा। लेकिन उनमें से किसी का भी ध्यान ग्युमजो की बातों पर नहीं होता, उनका ध्यान होता है अपने सामने एक डीमन पर। उनके मुंह से भी सिर्फ यही शब्द निकल रहे होते हैं यह तो एक डीमन है, एक डीमन अपेयर हुआ है, भागो भागो भागो। गिमजी भी उन्हें भागता हुआ देखकर कहती है ये कीड़े जैसे कमीने पूरी तरीके से यूजलेस हैं। जहाँ पर हमारी सिया भी उन सभी लोगों को बाहर से भागता हुआ देखती है। सिया से उसके लोग पूछते हैं पवेलियन मास्टर हमें क्या करना चाहिए। सिया भी उन्हें अपनी पोजीशन को बनाए रखने का ऑर्डर देती है। तभी सीन दोबारा से हमारे एमसी पर शिफ्ट होता है जो कि उन सभी लोगों को भागता हुआ देख रहा होता है और कहता है माए माए पर्दा उठ चुका है और यहाँ के सारे कैरेक्टर्स अपने स्टेज को छोड़कर भाग रहे हैं, जहाँ पर हो वहीं रुक जाओ। और उसका ऐसा कहते के साथ ही वहाँ जमीन से काफी सारे हाथ निकल कर आने लगते हैं जो कि उन लोगों के हाथ पैरों को पकड़ लेते हैं। पहले तो वह डीमन और अब ये काफी अजीब से दिखने वाले हाथ, जिन सारी चीजों को देखकर वे सारे लोग काफी जोरों से डरने लगते हैं और कहते हैं ये सब क्या है, यह सब तो काफी ज्यादा डरावना होता जा रहा है। तब ये एक हाथ तो एक बंदे के सिर को पकड़कर उसे आसमान में उठा देता है। नीचे खड़े सारे ही लोग इन सारी अजीब व गरीब चीजों को देखकर काफी ज्यादा डरे होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता ये चल क्या रहा है। वे सभी कहते भागो भागो। तभी कई और हाथ उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और एक एक करके किसी को पैर से तो किसी को गले से, उनको तो एक एक करके काम तमाम किया जा रहा होता है उनका। सारे ही लोग चिल्ला रहे होते हैं मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और इस पूरे नज़ारे को हमारा एमसी ऊपर खड़ा होकर देख रहा होता है और कहता है जहाँ पर तुम हो वहीं मरो। और हमारे एमसी का ऐसे कहते के साथ उन लोगों के हाथ फूलने लगते हैं और धीरे धीरे करके उनका पूरा शरीर फूलने लगता है और अचानक से होता है काफी खतरनाक सा ब्लास्ट। इसी तरीके से एक एक करके सारे ही लोग मारे जा रहे होते हैं और हमारी सिया और उसके लोग तो इस सारे नज़ारे को दूर खड़ा होकर देख रहे होते हैं। वह मन में सोचते ब्लैक बोन सेक्टर तो गए। तभी एक बंदा कहता है पवेलियन मास्टर वहाँ देखो, जहाँ पर वह सामने देखती है। देखते ही सारे ही लोगों का काम तमाम हो चुका होता है। वहाँ पर बन चुका होता है असलियत का खून का समंदर। यह नज़ारा इतना खौफनाक होता है कि एक बंदे को तो उल्टी आ जाती है और बाकी के लोग तो अपनी जगह पर जम चुके होते हैं। इस नज़ारे को देखने के बाद एमसी भी कहता है अपने उस परवाह न करने वाले हेवन से प्रार्थना करो। मैं उन लोगों की प्रार्थना करने की वजह से यहाँ पर आया हूँ जिन लोगों को तुमने टॉर्चर कर करके मारा था। बेचारी ग्युमजो भी दूर खड़ी होकर इस सारे ही नज़ारे को देख रही होती है और अपने लोगों की इतनी बुरी हालत को देखकर उसे भी काफी जोर का गुस्सा आता है और उसके जो मार्शल आर्टिस्ट लोग होते हैं उनको अटैक करने का ऑर्डर देती है। सिया भी उन लोगों को जाता हुआ देखकर मन में सोचती है रुको, ब्लैक बोन सेक्ट के पास तो काफी सारे मार्शल आर्टिस्ट हैं और जितनी हमें हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी ये तो उनसे दुगनी है। क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए?
तभी पीछे से कोई आता है जो कि कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है माय लेडी। और भाई हम देखते हैं ये वे तीनों ही होते हैं, ग्यू और वे छोटी लड़की और वह मुस्टंडा बंदा, जो कि तीनों अभी जिंदा होते हैं और काफी घायल हालत में भी होते हैं। सिया भी उन्हें देखकर कहती है भगवान का शुक्र है कि तुम सभी लोग ठीक हो। ग्यू भी कहती है हाँ हम सेफली यहाँ पर आ चुके हैं। देखने में ये काफी खतरनाक लग रही होंगी लेकिन ये चोट ज्यादा खतरनाक नहीं है। ये सब तो उस रूलर ऑफ डार्कनेस की वजह से हुआ था जो कि परफेक्ट टाइम पर आया। और वैसे भी रूलर ऑफ डार्कनेस की मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। सिया भी कहती है लेकिन वहाँ देखो तो सही, ग्युमजू तो पहले ही एक्सपर्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। तभी ग्यू उसे समझाते हुए कहती है नहीं मेरे ऊपर भरोसा करो, रूलर ऑफ डार्कनेस एक ट्रू मॉन्स्टर है।